रामपुर ज़िला उत्तर प्रदेश। यहाँ की हवा में धूल और डर घुला हुआ था। ज़मीनों के सौदे खून से होते थे और कानून की किताब पर इन्हीं ज़मीनों की मिट्टी की परत चढ़ी रहती थी। इस रामपुर के नए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम आदित्य सिंह, उम्र 28 साल, आंखों में देश सेवा का जुनून और दिल में ईमानदारी की आग। आदित्य को यहाँ आए अभी 1 महीना ही हुआ था और वो ज़्यादातर वक्त सिर्फ फाइलें पढ़ने में ही बिताता था। सिस्टम की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहा था। एक शाम ऑफिस में सबके जाने के बाद वो ज़मीन विवादों की मोटी फाइलें पलट रहा था। एक नाम बार बार उसके सामने आ रहा था, शमशेर सिंह। चाहे वो किसी गरीब किसान की ज़मीन हड़पने का मामला हो या किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा, हर दूसरी फाइल में ये नाम मौजूद था। सबूतों के अभाव में खरीज या शिकायतकर्ता ने केस वापस ले लिया। आदित्य का माथा ठनका। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक पैटर्न था, एक सोचा समझा डरावना पैटर्न। ऐसा लग रहा था जैसे कानून ने शमशेर सिंह के सामने घुटने टेक दिए हों। अगले दिन इस पैटर्न ने एक चेहरा ले लिया। एक औरत लगभग उसकी ही उम्र की, फटे पुराने कपड़ों में, जिसके गाल पर नीला निशान साफ दिख रहा था, डरते डरते उसके ऑफिस में दाखिल हुई। उसका नाम रुक्मणी था। उसने अपने कांपते हाथों से एक एप्लीकेशन आदित्य की टेबल पर रखी। साहब, मेरी मदद कीजिए, वो मेरी ज़मीन छीन लेंगे। मेरे पति के जाने के बाद वही एक मेरा लौता सहारा है। आदित्य ने उसे बैठने को कहा और पानी पिलाया। रुक्मणी ने सिसकते हुए बताया कि उसके गांव के बाहर उसके पुरखों की 2 बीघा ज़मीन है। उसके पति की मौत के बाद से ही शमशेर सिंह की नज़र उस ज़मीन पर है। वो वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है और रुक्मणी की ज़मीन उसके प्रोजेक्ट के ठीक बीच में आती है। पहले उसने पैसे का लालच दिया, फिर धमकियाँ दी और अब उसके गुंडे रोज़ आकर उसे और उसके बच्चों को परेशान करते हैं। कल रात उन्होंने आकर घर में घुसकर उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस के पास गई थी? आदित्य ने पूछा। उसके लहजे में हमदर्दी और गुस्सा दोनों थे। रुक्मणी ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पुलिस? साहब, वहाँ का थानेदार तो शमशेर सिंह के साथ शाम को चाय पीता है। मेरी सुनेगा या उसकी? आदित्य ने उसके कागज़ देखे। शमशेर ने कुछ लीगल नोटिस भी भेजे थे जो साफ तौर पर फर्जी लग रहे थे, लेकिन उन्हें असली ताकत उन गुंडों से मिल रही थी जो नोटिसों के पीछे खड़े थे। आदित्य ने रुक्मणी को भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। आपकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। रुक्मणी के जाने के बाद आदित्य ने इंस्पेक्टर शर्मा, स्थानीय थाने के इंचार्ज को फ़ोन लगाया। शर्मा जी, एसडीएम बोल रहा हूँ। जय हिंद सर, हुक्म कीजिए सर। शर्मा की आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा मिठास थी। ये रुक्मणी नाम की एक महिला आई थी। उसकी ज़मीन के मामले में क्या कर रहे हैं आप? फ़ोन की दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर शर्मा की आवाज़ आई, सर, वो तो मामूली घरेलू झगड़ा है। आप जानते ही हैं, देवर भाभी का पुराना विवाद। हम देख रहे हैं सर, और वैसे भी शमशेर सिंह जी इलाके के बड़े लोग हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। ये एक सीधी धमकी थी, एक सिस्टम के अंदर से। आदित्य समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पुलिस प्रशासन सब शमशेर सिंह की जेब में थे। वो गुस्से और लाचारी से भर गया। वो एसडीएम की कुर्सी पर बैठा था, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे अगर कुछ करना था तो इस कुर्सी से उठकर इस सिस्टम से बाहर निकलकर करना होगा। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया तो उसने अपने सबसे विश्वासपात्र आदमी चंदू को बुलाया। चंदू 45 साल का एक पियून था जिसने इस ऑफिस में 20 साल से ज़्यादा वक्त बिताया था। उसने ना जाने कितने एसडीएम आते जाते देखे थे। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था और रामपुर की हर नस से वाकिफ़ था। चंदू, ये शमशेर सिंह क्या चीज़ है? आदित्य ने सीधा पूछा। चंदू ने एक गहरी सांस ली। साहब, वो चीज़ नहीं, एक आग है जो सामने आता है, जल कर राख हो जाता है। नेता, पुलिस, अफसर सब उसकी मुट्ठी में हैं।
आप नए हैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। इसके मामलों से दूर रहेंगे तो चैन से नौकरी कर पाएंगे। और उनका क्या, जिनकी ज़मीन, जिनकी इज्जत, सब कुछ वो आग निकल रही है। आदित्य की आवाज़ में तेज़पन था। चंदू ने आदित्य की आंखों में देखा। वहाँ उसे वो जुनून दिखा जो सालों से किसी अफसर की आंखों में नहीं दिखा था। साहब, आप करना क्या चाहते हैं? मैं उसे बेनकाब करना चाहता हूँ चंदू, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। हर कोई डरा हुआ है, कोई गवाही नहीं देगा। चंदू कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, साहिब, एक फ़ायदा है आपको अभी तक शहर में ज़्यादा लोग पहचानते नहीं। आपने कोई पब्लिक मीटिंग्स नहीं की, अखबार में फ़ोटो नहीं छपवाई, आपकी शक्ल अभी तक एसडीएम वाली नहीं हुई है। चंदू की इस बात ने आदित्य के दिमाग में एक बिजली सी कड़का दी। एक आइडिया, एक खतरनाक लेकिन शायद एक लौता रास्ता। उसने चंदू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया प्लान जन्म ले रहा था। चंदू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक बहुत ही अजीब काम में। हुक्म कीजिए साहब, मुझे अजय बनना है। अगले 1 घंटे में एसडीएम आदित्य सिंह का अस्तित्व उसके ऑफिस में एक छोटे से स्टोर रूम में धीरे धीरे मिटने लगा। चंदू बाजार से एक पुरानी मैले कुचैले कपड़ों की जोड़ी ले आया था। एक फटी हुई कमीज और एक घुटनों से घिसी हुई पैंट। आदित्य ने अपने महंगे जूते उतार कर एक टूटी हुई चप्पल पहन ली। चंदू ने कहीं से काजल और मेकअप का जुगाड़ भी कर लिया था। उसने आदित्य के गोरे रंग को थोड़ा सांवला किया, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे बनाए और चेहरे पर 1-2 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का लुक दिया। आदित्य ने आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया। एक शहरी पढ़ा लिखा अफसर अब एक देहाती थका हारा मजदूर लग रहा था। उसने अपनी बोली भी बदल ली, आवाज़ में थोड़ी कसक और लफ्ज़ों में देहाती टच ले आया। एसडीएम आदित्य सिंह अब एक देहाती मजदूर बन चुका था जिसका नाम था अजय। उसका प्लान साफ था। वो अजय बनकर रुक्मणी की ज़मीन के पास चल रहे शमशेर सिंह के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मांगने जाएगा। एक मजदूर बनकर वो उस सिस्टम के सबसे निचले हिस्से में घुस जाएगा जहां शमशेर का असली चेहरा, उसकी करतूत, उसके अत्याचार बिना किसी पर्दे के दिखते होंगे। वो वहीं से सबूत इकट्ठे करेगा। अगले दिन सुबह अजय उर्फ आदित्य उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। वहां दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। सीमेंट, रेत और सरिये का शोर था। एक मोटा सा ठेकेदार जिसके गले में सोने की मोटी चेन थी सबको डांट रहा था। आदित्य डरते डरते उसके पास गया। मालिक, काम मिल जाएगा? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ से आया है? जी, पास के गांव से। घर में परेशानी है, काम की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, लग जा काम पर। दिन के 300 रुपये मिलेंगे। दिमाग लगाया तो हड्डी तोड़ दूंगा, ठेकेदार ने कहा और आगे बढ़ गया। आदित्य ने शुक्र की सांस ली। उसका पहला कदम कामयाब रहा। उसने सरिया उठाने का काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी और कुछ ही देर में उसका पूरा बदन पसीने से तर हो गया। उसके नाजुक हाथों में जो कल तक सिर्फ पेन पकड़ते थे अब लोहे के भारी सरिये उठा रहे थे। उसने देखा कि मजदूरों के साथ वहाँ जानवरों जैसा सुलूक हो रहा है। पीने का साफ पानी तक नहीं था। शमशेर के गुंडे जो साइट सुपरविजर बनने घूम रहे थे, बात बात पर गालियां दे रहे थे और हाथ उठा रहे थे। आदित्य सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। शाम को जब छुट्टी हुई तो आदित्य एक कोने में बैठकर अपनी थकान मिटा रहा था। उसका शरीर टूट रहा था लेकिन उसका दिमाग तेज चल रहा था। तभी उसने 2 गुंडों को आपस में बात करते हुए सुना। उनकी आवाज़ धीमी थी पर आदित्य अपने कान लगाकर उनकी आवाज़ सुन रहा था। भाई, मालिक का फ़ोन था। कल उस औरत रुक्मणी को आखिरी सबक सिखाना है, एक ने कहा। हाँ, सुना है कल सुबह पूरी टीम जा रही है। मालिक ने कहा है वो खुद भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अगर कोई ज़्यादा उछल कूद करे तो उसे संभालने के लिए, दूसरे ने जवाब दिया। आदित्य के कानों में ये शब्द
पिघले शीशे की तरह उतर गए। कल सुबह, मतलब उसके पास सिर्फ एक रात है। एक रात उस औरत को बचाने के लिए, शमशेर को रोकने के लिए, और ये सब कुछ अपनी असली पहचान बताए बिना। वो अब एसडीएम नहीं, एक लाचार मजदूर अजय था, और उसे इसी लाचारी का भेस में रहकर कानून की रक्षा करनी थी। उसके पास ना कोई ताकत थी, ना कोई अथॉरिटी। उसके पास था तो सिर्फ एक प्लान जो अभी उसके दिमाग में शक्ल ले रहा था, और समय जो तेज़ी से उसके हाथों से फिसल रहा था। रात का अंधेरा रामपुर को अपनी आगोश में ले चुका था, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन साइट के अजीब से लेबर कैंप में आदित्य सिंह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो एक दरी पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ थके हारे मजदूर गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे, लेकिन आदित्य का दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। उसके कानों में अब भी उन गुंडों की बातें गूंज रही थी। कल सुबह आखिरी सबक मालिक खुद रहेंगे। उसका एक हिस्सा जो एसडीएम था चीख चीख कर कह रहा था कि फ़ोन उठाओ और डीएसपी को, कमिश्नर को, सबको लगा दो। एक ऑर्डर पास करो और पुलिस फोर्स भेज दो रुक्मणी के घर। लेकिन दूसरा हिस्सा जो अजय बन चुका था, इस सच्चाई से वाकिफ़ था कि रामपुर में ऑर्डर फ़ोन नहीं, शमशेर सिंह के इशारे पर चलते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा को फ़ोन करने का मतलब था शमशेर सिंह को खबरदार करना। इससे रुक्मणी की जान को खतरा और बढ़ जाता और उसका पूरा मिशन मिट्टी में मिल जाता। उसे अपना कवर बनाए रखना था। वो लाचार था, पर उसे इसी लाचारी को अपना हथियार बनाना था। उसे कुछ ऐसा करना था जो किसी ने सोचा ना हो। एक ऐसी चाल चलनी थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अचानक उसे एक दिन का एक सीन याद आया। कंस्ट्रक्शन साइट के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा वाटर टैंक रखा है, जिसमें सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन में पानी जाता था। वो इलाका थोड़ा अलग सा था। एक ख्याल उसके दिमाग में आया, एक डाइवर्जन, एक ऐसी गड़बड़ जो शमशेर के गुंडों का और खुद शमशेर का ध्यान रुक्मणी के घर से हटाकर इस साइट पर ले आए। आदित्य ने प्लान बनाना शुरू किया। वो कोई बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था जिससे किसी मजदूर को चोट लगे। उसका प्लान था कंक्रीट प्लांट की मेन वाटर सप्लाई को ठप कर देना। इससे काम रुक जाएगा। अचानक हुआ ये नुकसान ठेकेदार को पागल कर देगा और वो सीधा शमशेर को फ़ोन करेगा, और शमशेर, जिसके लिए पैसा सब कुछ था, 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ज़रूर यहाँ आएगा, पर इस काम के लिए उसे एक साथी की ज़रूरत थी, कोई जो आगे पीछे नज़र रख सके। सुबह हुई। आदित्य ने अपनी लाल हो चुकी आंखों को मलते हुए आसपास देखा। उसकी नज़र एक बुज़ुर्ग मज़दूर पर पड़ी। नाम था रामदीन। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं, बल्कि मजबूरियों की लकीरें थीं। आदित्य ने दिन भर उस पर नज़र रखी। वो चुपचाप काम करता था, लेकिन जब भी सुपरवाइजर पेट मोड़ता, उसकी आंखों में एक नफरत की चिंगारी दिखती। आदित्य ने सोचा, ये आदमी शायद उसकी मदद कर सकता है। आदित्य अपनी सूखी रोटियों में से एक रोटी लेकर रामदीन के पास जा बैठा। बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने पूछा। रामदीन ने बिना कुछ कहे अपनी बोतल आगे बढ़ा दी। बड़ा जुल्म है यहाँ तो बाबा। आदित्य ने बात शुरू की। ना आराम, ना ठीक से पैसा, ऊपर से ये गाली गलौज। रामदीन ने उसे घूर कर देखा। नया है ना, आदत पड़ जाएगी, या फिर छोड़ कर चला जाएगा। हम जैसे लोग तो यहीं मरने के लिए पैदा हुए हैं। आवाज़ में सालों की दबी हुई लाचारी थी। आदित्य ने आखिरी दांव खेला। उसने एक झूठी कहानी सुनाई। मेरा भी गांव में एक छोटा सा खेत था बाबा। ऐसे ही एक बड़े आदमी ने हड़प लिया। कानून के पास गया तो धक्के मार कर निकाल दिया। इसलिए शहर आया, सोचा मजदूरी करके परिवार पालूंगा। ये सुनकर रामदीन की आंखों में एक पल के लिए हमदर्दी झलकी। एक अनजान रिश्ता सा बन गया। आदित्य ने मौका देखकर धीरे से कहा, काश काश इन जालिमों का कुछ नुकसान हो जाए, कुछ ऐसा हो कि इनका काम रुक जाए और हम सबको एक दिन की सांस मिल जाए।
इनका प्लान खराब हो जाए। रामदीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो समझ गया कि ये लड़का सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उसकी आंखों में हिम्मत थी। क्या करना चाहता है तू? रामदीन ने फुफकार कर पूछा। मदद करोगे बाबा? आदित्य ने सीधा सवाल किया। रामदीन कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने हामी में सर हिला दिया। एविक्शन का समय नज़दीक आ रहा था। गुंडों का लीडर, एक बेहद क्रूर आदमी जिसका नाम भूरा था, अपने 8-10 लोगों को इकट्ठा कर रहा था। उनके हाथों में लाठियाँ और डंडे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी वहशत थी। आदित्य और रामदीन ने ये देखा और उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। जैसे ही भूरा और उसके लोग साइड के गेट से बाहर निकले, आदित्य ने रामदीन को इशारा किया। रामदीन इधर उधर नज़र रखने लगा। आदित्य तेज़ी से कंक्रीट प्लांट के पीछे हिस्से में गया। वहाँ मेन वाटर वाल्व था। उसने अपनी जेब से लोहे का एक छोटा सा पुर्जा निकाला जो उसने सुबह ही उठाकर रख लिया था। उसने पूरी ताकत से उस पुर्जे को वाल्व के आगे पीछे के गियर सिस्टम में फंसा दिया और उसे जाम कर दिया। काम हो गया था। इसका असर तुरंत नहीं, पर आधे घंटे में ज़रूर दिखेगा, जब मशीन में पानी जाना बंद हो जाएगा। आदित्य वापस आकर अनजान बनकर अपना काम करने लगा। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो दूर जाती हुई उन जीप्स की धूल को देख रहा था जो रुक्मणी के घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने प्लान पर, अपनी किस्मत पर भरोसा किया और वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। लगभग 20 मिनट बाद कंक्रीट मिक्सर से एक अजीब सी आवाज़ आई और वो बंद हो गया। सुपरवाइजर दौड़ते हुए आया। उसने चेक किया, पानी नहीं आ रहा था। उसने पास के मज़दूरों पर चीखना शुरू कर दिया, पानी क्यों नहीं आ रहा है? जाओ चेक करो। मज़दूर दौड़े, पर वाल्व इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि वो निकलना मुश्किल था। साइट पर काम एकदम से रुक गया। 1 मिनट का लाखों का नुकसान हो रहा था। सुपरवाइजर, जो भूरे से कम जालिम नहीं था, गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत शमशेर सिंह को फ़ोन मिलाया। मालिक, गज़ब हो गया, प्लांट बंद हो गया है, पानी नहीं आ रहा। कोई बड़ी खराबी लगती है। शमशेर सिंह, जो अपनी गाड़ी में बैठकर रुक्मणी के घर जा रहा था, ये सुनकर आग बबूला हो गया। क्या? काम कैसे रुक गया? मैं अभी उस औरत का किस्सा ख़त्म करने जा रहा था। मालिक, नुकसान बड़ा है, आप आ जाते तो ठीक रहता। शमशेर के लिए उसका प्रोजेक्ट उसके शान थी। उसका नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुक्मणी जैसी एक मामूली औरत उसके लिए बात का काम थी। मैं आ रहा हूँ, उसने फ़ोन पर दहाड़ते हुए कहा। उस औरत को बोल दो 1 घंटा और जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं पहले इस काम को देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई काम रोकने की। उसने ड्राइवर को गाड़ी साइट की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। कंस्ट्रक्शन साइट पर शमशेर सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। उसका लाखों का काम रुका हुआ था और उसका सुपरवाइजर गधे की तरह एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। वो अजय और बाकी मजदूरों पर भी चीख रहा था। सबके चेहरों पर डर और लाचारी के सिवा कुछ नहीं था। वो आखिर में साइट मैनेजर पर बरसा। मुझे नहीं पता कैसे, पर यह प्लांट सुबह तक चालू हो जाना चाहिए। शमशेर का दिमाग खराब हो गया। एक तरफ प्लांट खराब हो गया, एक तरफ उसका प्लान फेल हो चुका था। गुस्से में उसके मुंह से वो शब्द निकले जो आदित्य के मिशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। उसने फ़ोन पर चीखते हुए कहा, उस औरत को कल सुबह तक ज़मीन से हटा दो, चाहे ज़िंदा या मुर्दा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये धमकी, ये खुला ऐलान, वही आखिरी सबूत था जिसका आदित्य को इंतज़ार था। पास ही में खड़े रामदीन ने भी ये सुना और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। आदित्य समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ ये रात है। उसे एक ऐसा सबूत चाहिए जिसे कोई झुठला ना सके। रात के अंधेरे में वो रामदीन को एक कोने में ले गया। बाबा, आपने सुना उसने क्या कहा? रामदीन ने हाँ में सर हिलाया। कल सुबह वो हम सब मज़दूरों को इकट्ठा करके
ज़रूर धमकाएगा। वो गुस्से में है। अब गुस्से में आदमी सच बोलता है। आपको उसकी वो धमकी रिकॉर्ड करनी होगी। आदित्य ने रामदीन को एक फ़ोन लाने को कहा जिसमें वो शमशेर सिंह की आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। रामदीन, जिसके अंदर की चिंगारी अब आग बन चुकी थी, बिना कोई सवाल किए अंधेरे में निकल गया। आदित्य भी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लेबर कैंप से निकल गया। वो पैदल ही अपने सरकारी आवास पहुंचा। उसने अजय का मैला भेस उतार फेंका। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने वापस एसडीएम आदित्य सिंह का रूप धारण किया, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाली किताबी ईमानदारी नहीं, बल्कि एक जंग जीतने वाले की थकान और आत्मविश्वास था। उसने फ़ोन उठाया, पर इस बार उसने इंस्पेक्टर शर्मा को फ़ोन नहीं किया। उसने पड़ोसी ज़िले के डीएसपी को फ़ोन किया, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उसने अपने ही दफ्तर के एक विश्वासपात्र मजिस्ट्रेट को बुलाया। 1 घंटे के अंदर उसके घर पर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। आदित्य ने पिछले 48 घंटों का पूरा किस्सा उनके सामने रख दिया। रुक्मणी की कहानी, अपना भेस, साइट का माहौल और शमशेर की खुली धमकी। उसने बताया कि कल सुबह एक लाइव रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। उसने एक प्लान बनाया, एक मल्टी लोकेशन पुलिस टीम जो सुबह 8 का इंतज़ार करे और साइट को चारों तरफ से घेर लेगी। अगली सुबह साइट पर एक अजीब सी खामोशी थी। मजदूर डरे हुए थे। रात को प्लान ठीक कर लिया गया था, पर माहौल में अब भी टेंशन थी। शमशेर सिंह अपनी एसयूवी से उतरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने सब मजदूरों को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दिया। रामदीन ने स्मार्टफोन को अपनी जेब में रिकॉर्डर ऑन करके भीड़ में आगे की तरफ खड़ा हो गया। अजय यानी आदित्य भी भीड़ में छिपा हुआ था। शमशेर ने गरजना शुरू किया। उसका हर लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था। सुनो सब, ये ज़मीन मेरी है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका हशर बहुत बुरा होगा, उस रुक्मणी की तरह। उससे और उसके परिवार को इस ज़मीन में ही दफना दूंगा, और तुम लोगों में से अगर किसी ने मेरा काम रोकने की कोशिश की तो उसकी लाश भी उसके घर नहीं पहुंचेगी। रामदीन का हाथ कांप रहा था, पर उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। जैसे ही शमशेर ने अपनी धमकी पूरी की, भीड़ में से एक शख्स धीरे धीरे तालियां बजाता हुआ बाहर निकला। ये अजय था। वाह शमशेर सिंह, वाह, क्या डायलॉग है। फिल्म फेयर अवार्ड पक्का है इस साल का। शमशेर और उसके गुंडे हैरान रह गए। इस मेले से मजदूर की इतनी हिम्मत। आदित्य आगे बढ़ा और अपने चेहरे से धूल और काजल की परत को साफ किया। उसने सीधा शमशेर की आंखों में देखा और उसकी आवाज़ में वही पुरानी अथॉरिटी लौट आई। एसडीएम रामपुर आदित्य सिंह। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शमशेर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके साथ खड़े इंस्पेक्टर शर्मा का रंग पीला पड़ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या हिल पाता, चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने सायरन गूंजने लगे। पड़ोसी ज़िले के डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने पूरा साइट को घेर लिया। शमशेर के गुंडे, जो अभी तक शेर बन रहे थे, उनकी हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई। उन्हें तुरंत काबू कर लिया गया। आदित्य इंस्पेक्टर शर्मा के पास गया और इंस्पेक्टर साहब, आपकी नौकरी और आज़ादी दोनों आज से ख़त्म। रामदीन ने आगे बढ़कर फ़ोन आदित्य को दे दिया। आदित्य ने डीएसपी के सामने स्पीकर पर वो रिकॉर्डिंग चला दी। शमशेर सिंह की अपनी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। शमशेर सिंह, इंस्पेक्टर शर्मा और उसके सभी ख़ास गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत इतने पक्के थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। रुक्मणी का बयान, आदित्य की गवाही, रामदीन का ऑडियो रिकॉर्डिंग और दर्जनों दूसरे मज़दूरों की गवाही, जो अब हिम्मत कर अपनी गवाही दे रहे थे, सब तैयार थे। रुक्मणी को उसकी ज़मीन वापस मिल गई। उसके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी मुस्कान थी। रामपुर में एसडीएम के इस अनोखे ऑपरेशन की कहानी एक लेजेंड बन गई।
लोग कहते थे कि कानून ने भेस बदल कर इंसाफ किया। कुछ दिन बाद आदित्य सिंह वापस अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने फाइल्स का वही ढेर था, पर अब उसे देखने का नज़रिया बदल चुका था। उसने रामपुर की नब्ज़ को सच में पहचान लिया था। उसके चेहरे पर एक शांत संतुष्टि थी। उसने एक नई फाइल उठाई, एक नया मामला। सिस्टम अब भी वैसा ही था, पर आदित्य ने साबित कर दिया था कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो सिस्टम के अंदर रहकर भी ये या ज़रूरत पड़ने पर उससे बाहर निकलकर भी बदलाव ला सकता है। जंग अभी बाकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।